अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टैक्स मैटर्स और मैं हूं तनवीर अहमद। मैं अपने तमाम सुनने और देखने वालों को इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। ख़वातीन व हज़रात, मेरे एक क्लाइंट हैं, वो अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा तंग थे, उनके बहुत ज़्यादा दोस्त थे और वो अपने दोस्तों से की तादाद को कम करना चाहते थे, उनसे जान छुड़वाना चाहते थे। तो उन्होंने मुझसे जब मशवरा मांगा कि मैं अपने दोस्तों की तादाद कैसे कम कर सकता हूँ, तो मैंने उनको एक सादा सा मशवरा दिया। मैंने कहा क्या आप कुछ लोगों को उधार दे दीजिए और कुछ लोगों से उधार मांग लीजिए, और उन्होंने ऐसा ही किया और बहुत थोड़े अरसे में उनके पास एक भी दोस्त उनके पास बाकी नहीं बचा। जब भी आप किसी को उधार देते हैं तो आप इसकी ज़मानत बहुत कम होती है कि आपको वो उधार वक्त पे वापस मिलेगा या आपके उसके साथ तल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे। आप सोच रहे होंगे ये टैक्स मैटर्स के प्रोग्राम में उधार देने और लेने की मैं बात क्यों कर रहा हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा, शायद आपको आज तक किसी अकाउंटेंट ने ना बताया हो और आपने कभी ना सुना हो। इस मुल्क में ये कानून है, अगर आपने ज़ाती हैसियत में, मैं बिज़नेस की हैसियत की बात नहीं कर रहा, अगर आपने ज़ाती हैसियत में अपने किसी भाई, अपने किसी बहन, अपने किसी रिश्तेदार को आपने अगर कर्ज दिया है और वो शख्स आपका कर्ज वापस नहीं करता, तो आप वो कर्ज जो आपका कर्ज डूब चुका है कर्जा, उसको आप टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। उससे ना सिर्फ आपकी रिफंड की अमाउंट बढ़ सकती है, बल्कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी भी कम हो सकती है। आप टैक्स कम अदा करेंगे अगर वो आपका कर्ज डूब चुका है और अगर उसने वो कर्ज अदा नहीं किया। बैड डेट्स का मतलब है कि ऐसे कर्जे जो डूब चुके हैं, और बैड डेट्स दो तरह के होते हैं। एक बिजनेस के बैड डेट्स होते हैं जिसमें आप बिजनेस में देते हैं, जिस तरह आपने किसी क्लाइंट्स को लोन दिया, किसी सप्लायर को लोन दिया, या अपने कस्टमर्स को आपने उधार पे सामान बेचा, या आपने बिजनेस लोन की गारंटी दी। और एक नॉन बिजनेस बैड डेट्स के मुतालिक हम बात करते हैं। नॉन बिजनेस बैड डेट्स वो होते हैं जो आपने पर्सनल कैपेसिटी में अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, या किसी भी और शख्स को अपनी ज़ाती ज़रूरियात के वजह से आपने उसको कर्ज दिया, और अगर वो शख्स आपको कर्ज वापस नहीं करता जिसने आपसे कर्ज लिया है, तो आप वो अपना डूबा हुआ कर्जा अपनी टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं, और टैक्स रिटर्न में क्लेम कर अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, और आप या अपने रिफंड की अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि इस सिलसिले में IRS ने कुछ असूल वाज़ेह किए हैं, कुछ कवानीन बनाए हैं, और हम उन असूलों के मुतालिक बातचीत करेंगे। उसके बाद हमारी टेलीफोन लाइन्स इस वक्त ओपन हैं, आप कॉल कर सकते हैं और इसके मुतालिक सवालात कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कर्जा है वो एक लेजिटिमेट लोन होना चाहिए। अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है और गिफ्ट आप वापस करना शुरू कर देंगे तो वो लोन कंसिडर नहीं होगा। तो क्रेडिटर और डेटर्स का एक रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए। कोई भी शख्स आपके पास आता है, वो कहता है मुझे आप $10,000 दे दीजिए, $5,000 दे दीजिए, मैं आपको 2 महीने के बाद इस कर्ज को लौटा दूंगा। और अगर आपने ज़ुबानी कोई एग्रीमेंट किया है उस सूरत में भी आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स लिखा है जिस पे ये लोन का कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है जिसमें आपने बताया है कि कितना कर्जा आप उसको दे रहे हैं, कितनी मुद्दत के लिए दे रहे हैं, और चूँकि IRS अगर उस पर कोई इंटरेस्ट रेट भी आपने डिटरमिन किया है कि विदाउट इंटरेस्ट रेट ज़रा मुश्किल हो जाता है IRS के लिए ये चीज़ डिटरमिन करना ये लोन था या नहीं था। अगर आपने वो लिखा हुआ है तो आप वो और आप उसके बाद आप ये समझते हैं कि अब ये कर्जा डूब गया है और उस शख्स की इतनी इस्तात नहीं है या इस काबिल नहीं है वो शख्स कि वो आपको कर्जा वापस कर सके, तो वो कर्जा आप अपनी टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। इसकी दूसरी जो रिक्वायरमेंट है कि आपने किसी को कैश दिया हो, मतलब अगर कोई एम्प्लॉयर आपको आपकी वेजेस नहीं देता, या आपको आप चाइल्ड सपोर्ट आपको नहीं मिली, नहीं मिली, या एलमनी नहीं मिली, या आपको रेंट नहीं मिला अपने टेनेंट की तरफ से, या आपको इंटरेस्ट नहीं मिला, तो वो कर्जा तसव्वुर नहीं होगा। हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर हैं, देखते हैं सबसे पहले कहाँ से कॉल कर रहे हैं। जी वेलकम टू टैक्स मैटर्स।
السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. سر جی میں شاہد بول رہا ہوں نیو یارک سے. جی شاہد صاحب. میرا سوال ہے، میں 2008 سے آیا ہوں اور میں اور میری وائف، اور میں سیلف امپلائر ہوں. میرے 3 بچے بھی یہاں پہ پیدا ہوئے. جی. تو میں اب ٹیکس آئی ڈی بنوانا چاہتا ہوں، ٹیکس پے کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کے بارے میں مجھے کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں آپ کا لیگل سٹیٹس نہیں ہے اس ملک میں؟ نہیں جی نہیں. آپ کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا ٹیکس آئی ڈی بنانا، کیونکہ ٹیکس آئی ڈی ٹیکس پیئر انڈیویجول ٹیکس پیئر آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہوتا ہے. وہ جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے اب تو اوریجنل پاسپورٹ جاتا ہے اور آپ کا ویلڈ سٹیٹس ہونا چاہیے. ویلڈ سٹیٹس کے بغیر آپ کے لیے ٹیکس آئی ڈی بنوانا بہت مشکل ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب فار کالنگ. اب ہم بات کر رہے تھے ناظرین کہ پرسنل قرضے جو آپ کے ڈوب چکے ہیں ان کو ہم کس طرح ٹیکس ریٹرن میں کلیم کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو جیسا کہ عرض کیا کہ آپ نے کسی کو کیش دیا ہو، کسی کو لون دیا ہو، پھر وہ پرسنل قرضہ تصور ہوگا. اور اس کے علاوہ اس کی ایک اور سب سے بڑی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ تمام کا تمام قرضہ ڈوب چکا ہو، نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے آپ کو اس کے لیے کوئی کورٹ میں نہیں جانا پڑے گا. آپ کو اس قرضے کو کلیکٹ کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی کیس نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو کوئی ججمنٹ نہیں لینی پڑے گی. آپ کو صرف ایک چیز ڈٹرمن کرنی ہے، ایک چیز کا یقین کرنا ہے کہ یہ قرضہ آپ کو واپس نہیں مل سکتا. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ آپ نے تمام ریزنیبل سٹیپس لیے ہیں. آپ نے تمام جس بھی شخص کو آپ نے قرضہ دیا تھا تو آپ نے تمام ریزنیبل سٹیپس لیے ہیں وہ قرضہ کولیکٹ کرنے کے لیے، اور وہ قرضہ پھر بھی آپ اس سے وصول نہیں کر پائے. اور اگر کوئی شخص فرض کریں بینکرپسی میں ہے، اس نے بینکرپسی فائل کی ہوئی ہے تو آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ کسی شخص نے بینکرپسی فائل کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پیسے واپس نہیں مل سکتے. ہمارے پاس مجھے بتایا گیا ہے ایک اور کالر ابھی لائن پر ہے. جی آپ کا سوال کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نیو جرسی سے بات کر رہی ہوں، اور ماشاءاللہ آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے، اس کی پہلے مبارکباد. بہت شکریہ آپ کا. میرے اصل میں کویشچن یہ ہے کہ میرے 2 بچے ہیں اور میں یعنی کہ لیگلی ڈائیورس نہیں ہوں، یعنی کہ شادی شدہ ہوں اور لیگلی ڈائیورس نہیں ہوں. میرا کویشچن ارن انکم کے کریڈٹ سے متعلق ہے کہ میرا ہسبینڈ میرے ساتھ نہیں رہتا ہے، تو کیا میں ایلیجیبل ہوں یہ ارن انکم کریڈٹ لینے کا؟ جی بہت شکریہ آپ کا شو پسند کرنے کا. ظاہر ہے یہ آپ کا شو ہے، آپ جتنا پسند کریں گے، جتنی اس کی پذیرائی کریں گے، اتنا ہی یہ شو جو ہے نا لوگ دیکھیں گے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور بلکہ پچھلے ویک مجھے اسی طرح کا سوال میری ٹیکس پریکٹس میں کیا گیا. اگر آپ کا ہسبینڈ 6 ماہ تک آپ کے ساتھ نہیں رہ رہا اس گھر میں، اس اپارٹمنٹ میں جہاں آپ رہتے ہیں، تو آپ اپنا فائلنگ سٹیٹس ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ کلیم کر سکتی ہیں. اور ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ جب آپ کا فائلنگ سٹیٹس ہوگا تو آپ کو ارنڈ انکم کریڈٹ، جو کہ یہاں پر جو لوگ لو انکم گروپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بچوں کے پیسے واپس آتے ہیں، تو آپ کو وہ سارا کا سارا ریفنڈ واپس آ سکتا ہے. اگر آپ کے شوہر آپ کے ساتھ نہیں رہ رہے تو آپ ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ کا سٹیٹس فائل کر کے ٹیکس ریٹرن میں اب کلیم کر سکتی ہیں جو ہے نا. جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ جب ہم پرسنل لون کے متعلق ہم بات کر رہے تھے، جب آپ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے، اگر آپ کو آج تک کسی اکاؤنٹنٹ نے یہ نہیں بتایا کہ اگر آپ کے ذاتی قرضے ڈوب گئے ہیں تو اور آپ وہ ریکور نہیں کرتے اور وہ آپ ٹیکس ریٹرن میں کلیم کر سکتے ہیں، تو اس کی 2 ریزن ہو سکتی ہیں. ان کی 2 ریزن ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کا اکاؤنٹنٹ ان ایفیشینٹ ہے، اس کو اس لا کے متعلق پتہ نہیں ہے، یا دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے لیے اتنا کیئرنگ نہیں ہے، اس کو آپ کے پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ان ایفیشینٹ بھی ہو اور وہ آپ کے لیے کیئرنگ بھی نہ ہو. ہمارے ساتھ ایک اور کالر آن لائن ہے، دیکھتے ہیں کون سا. جی ویلکم ٹو دی شو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میرا نام یعقوب ہے، میں ہیوسٹن ٹیکساس سے بات کر رہا ہوں. جی یعقوب صاحب آپ کا سوال. ابھی آپ کی پچھلی کالر نے کال کیا تھا کہ وہ ٹیکس دینا چاہ رہے ہیں اور ان کا اسٹیٹس نہیں ہے، تو وہ جو ہے اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ ایک آپ جو ہے ٹن نمبر ہوتا ہے، وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ اس پہ ٹیکس دے سکتے ہیں. میں نے تو کئی بار سنا ہے، یہ اسپینش لوگ یہاں پر تو اکثر یہ اپلائی کرتے ہیں
उनका स्टेटस भी कुछ नहीं होता है। जी पहले टिन नंबर मिल जाता था, इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको बोलते हैं ITN नंबर, लेकिन अब ITN नंबर नहीं मिलता और उसके लिए अब IRS ऐसे तमाम हजरात जो गैर कानूनी हैं उनको ITN नंबर इशू नहीं करता। जी अब हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ कि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और आपके ज़ाती कर्जे जो डूब चुके होंगे उसमें आप एक सेपरेट स्टेटमेंट 1040 अपनी टैक्स रिटर्न के साथ आप सबमिट करेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि किस किस्म का कर्जा था, उसकी नेचर क्या थी, वो कितनी अमाउंट का कर्जा था और कब तक आपको वो कर्जा वापस मिलना था और जिन साहब ने कर्जा लिया था उनका नाम क्या था और आपका उनके साथ रिलेशनशिप क्या था और आपने क्या क्या कोशिशें की हैं, क्या क्या कोशिशें की हैं उस कर्जे को वापस लेने के लिए। और आपको ये भी बताना होगा कि आप क्यों समझते हैं, क्यों आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वो कर्जा अब वापस नहीं मिल सकता, वो बैड डेट्स हो गया, एक ऐसा कर्जा हो गया जो डूब चुका है। ये तमाम चीज़ें इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए आपको अपनी टैक्स रिटर्न में आप बतानी पड़ेंगी IRS को। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कब किस साल आप अपनी टैक्स रिटर्न में ये क्लेम कर सकते हैं। जिस साल भी आप समझते हैं, अगर किसी शख्स ने आपके साथ कर्जा लिया, उसने 2 साल के बाद वापस करने का वादा किया है और वो इसी साल बैंकरप्ट हो जाता है, तो आप इसी साल उसको अपनी टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर एक टाइम हुआ है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, क्योंकि इस ब्रेक के बाद मैं आपको बहुत सी दिलचस्प बातें बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे हैं। जी आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे बच्चे, एक है 27, 28 और वो उनका स्टेटस लीगल नहीं है। मैं सिटीजन हूँ और एक मेरी बेटी सिटीजन है। मैं हमेशा टैक्स में उसको फाइल करती हूँ, तो क्या मैं इन 2 बच्चों को भी अपने साथ कर सकती हूँ? जी आप ये बताएं कि उनकी कितनी एज है और वो उनके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है या नहीं है? नहीं है। उनके पास सोशल सिक्योरिटी का नंबर नहीं है तो बदकिस्मती से आप उनको अपनी टैक्स रिटर्न में क्लेम नहीं कर सकती। जी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास नेक्स्ट कौन से कॉलर लाइन पर हैं। जी अब मुझे बताया गया है कि अभी हमारे पास जो है ना हम अपना टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और मैं बता रहा था आपको कि जब आप जिस साल ये आप समझते हैं कि ये कर्जा आपका डूब चुका है, आप उसी साल टैक्स रिटर्न में ये क्लेम कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ला इल्म थे, आपका अकाउंटेंट ला इल्म था इस कानून से, और अगर आप भूल गए हैं इसको टैक्स रिटर्न में क्लेम करना, तो खुशकिस्मती से अगर वो पिछले 7 साल के दौरान ऐसा हुआ तो आप अगर 7 साल से ज़्यादा अरसा को नहीं गुजरा तो आप उसको अपनी उस साल की टैक्स रिटर्न को अमेंड कर सकते हैं अगर आपको उस साल रिफंड आया था। लेकिन अगर आपको उस साल आपने टैक्स पे किया था तो सिर्फ आप 2 साल के अंदर अंदर अपनी टैक्स रिटर्न को क्लेम कर सकते हैं और टैक्स रिटर्न को अमेंड कर सकते हैं, और ये वो कर्जा जो डूब गया था वो आप टैक्स रिटर्न में क्लेम कर या तो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं या आप रिफंड हासिल कर सकते हैं उन कर्ज़ों को टैक्स रिटर्न में क्लेम कर जो कि आप समझते हैं कि अभी डूब चुके हैं। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो लॉस होता है इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, और एक साल में आप $3000 तक आप टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका फ़र्ज़ करें आपने अपने किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी कज़न को, किसी भी जानने वाले को $10,000 लोन आपने कर्जा दिया था और वो $10,000 डूब चुका है, तो आप
एक साल में $3,000 टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं, और बाकी जो $7,000 रह जाएगा वो हर साल $3,000 आप हर साल क्लेम करेंगे। और अगर फ़र्ज़ करें आपका जिस साल आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस साल आपका शॉर्ट टर्म गेन $6,000 है, तो ये और आप $3,000 ऐसा कर्जा था जो आपको दोस्तों ने वापस नहीं दिया, तो आपकी आमदनी $3,000 रिपोर्ट होगी टैक्स रिटर्न में। $6,000 आपका टोटल गेन था, $3,000 आपका वो कर्जा है जो वापस नहीं आया, तो आपको $3,000 पर टैक्स अदा करना होगा। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त टेलीफोन लाइंस ओपन हैं, आप कॉल कीजिए और इस बारे में कोई भी आपका सवाल है आप मुझसे पूछिए कि अगर आपने किसी को लोन दिया था और वो वापस उसने नहीं किया तो आप अपनी टैक्स रिटर्न को अमेंड कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ। मुझे बहुत से लोग कॉल्स करते हैं और ये पूछते हैं कि आप ये बताएं कि मेरी वाइफ भी काम करती हैं, तो क्या हमें टैक्स रिटर्न जॉइंट फाइल करनी चाहिए या टैक्स रिटर्न सेपरेट फाइल करनी चाहिए। ये सवाल पूछते हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ी सी इस बारे में आगाही दी जाए, आपको बताया जाए कि आपको सेपरेट करनी चाहिए या जॉइंट करनी चाहिए। देखिए, जब आप टैक्स रिटर्न सेपरेट फाइल करते हैं तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से क्रेडिट्स हैं, बहुत से फ़ायदे हैं, उनसे आप हाथ धो बैठते हैं। मसलन अगर फ़र्ज़ करें आपने अपने बच्चों की ट्यूशन फ़ीस पे की है और आपने सेपरेट टैक्स रिटर्न फाइल किया और वो बच्चे आप पे डिपेंडेंट हैं, तो आप उस ट्यूशन फ़ीस की पेमेंट का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। या अगर आपने स्टूडेंट लोन है आपके किसी बच्चे का या आपका या वाइफ का और आपने सेपरेट टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो उसका भी आप कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। इसी तरह अगर आपने बेबी सिटिंग के कोई खर्चे दिए हैं, आपकी वाइफ और आप दोनों जॉब करते हैं और आपके बच्चे की डे केयर को बेबी सिटिंग करती है और आप उसको कुछ अदायगी करते हैं और आप टैक्स रिटर्न सेपरेट फाइल कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा भी आप अपनी टैक्स रिटर्न में हरगिज़ नहीं उठा सकेंगे इन केस यू फाइल ए सेपरेट टैक्स रिटर्न। इसी तरह अभी मेरी एक बहन ने अर्नड इनकम क्रेडिट के मुतालिक सवाल किया था। अगर आप सेपरेट टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और आपके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है या आपके कोई भी बच्चा नहीं है और आप लो इनकम ग्रुप में आते हैं, तो आपको अर्नड इनकम क्रेडिट वापस आता है। लेकिन अगर आप सेपरेट टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको वो क्रेडिट वापस नहीं आएगा। इसके अलावा और इसके कुछ नुकसानात हैं। आप IRA में बहुत कम पैसे डाल सकेंगे और इसके अलावा इसके सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि जब आप सेपरेट टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आपकी वाइफ स्टैंडर्ड डिडक्शन ले और आप अपनी टैक्स रिटर्न को आइटमाइज करें। जी, आइटमाइज करें। हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर हैं। जी, आपका सवाल। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, वो आप ये अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो बैड डेट के बारे में कि उसमें हमें रिटर्न के साथ मेंशन करना होता है कि हमने क्या कोशिशें की हैं उसको वापस लेने के लिए। जी। तो उसमें अगर किसी रिलेटिव वगैरह को दिया हो और हमें पता हो कि इससे नहीं मिल सकता, तो ना तो हम लीगल कोई लॉ सूट करना चाहेंगे कि वो फीसें वगैरह ज़ाया होंगी। तो कोशिशें तो सिर्फ यही होंगी कि फोन पे 4-5 दफा जी मिन्नत समाजत की, लेकिन वो चूंकि रिकवरेबल नहीं है जी, तो और कोई कोशिश नहीं की। जी जी जी, मैं समझ गया हूँ आपका सवाल। कोशिशों में ये होगा कि आपने उनको 10 दफ़ा फ़ोन किया, आपने उनको सेल्फ पे कॉल की, घर के नंबर पे कॉल की। कोशिशों में ये चीज़ शामिल होगी। आपको तो उसके खिलाफ कोई जजमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये होगी कि आप उनको एक लेटर लिखें, उनसे कहें कि आपने मुझसे लोन लिया था, आपने वादा किया था, आप मेरा लोन जो है ना आप प्लीज़ वापस कर दीजिए। आप उनको पहला लेटर लिखिए, दूसरा लेटर लिखिए, तीसरा लेटर लिखिए। ये तमाम चीज़ें कोशिशों में आ जाती हैं, कोशिशों में आ जाती हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे कि जब हम टैक्स रिटर्न सेपरेट फाइल करते हैं तो उस वक्त में हमें IRA की डिडक्शन हमें कम मिलती है। और एक ये और भी बात कर रहे थे कि हम मैरिड फाइलिंग जॉइंट जो स्टेटस होता है वो IRS के अपने फिगर्स के मुताबिक ये स्टेटस सबसे ज़्यादा टैक्स रिटर्न सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करता है। हमारे साथ एक और कॉलर लाइन पे हैं, तो देखते हैं कि बात करते हैं कॉलर से। जी, वेलकम टू टैक्स मैटर। आपका सवाल। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम आसिफ है। जी जी, आसिफ साहब। क्वेश्चन ये है कि जो हॉबी इनकम होती है वो हम टैक्स रिटर्न में शो कर सकते हैं कि वो करनी पड़ती है? हॉबी से कई लोगों की हॉबीज होती है ना, वो हॉबी से जी जी, हॉबी इनकम आप टैक्स रिटर्न में बिल्कुल शो कर सकते हैं। जी, हॉबी इनकम आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी अपनी जो है ना।
ठीक है, तो अब देखना ये है कि कब हमें सेपरेट टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। देखिए, आपको टैक्स रिटर्न सेपरेट उस वक्त फाइल करनी चाहिए जब आपकी मेडिकल के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको टैक्स रिटर्न उस वक्त फाइल करनी चाहिए जब दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों की इनकम बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ एक और कॉलर लाइन पर है। आज माशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा लोग कॉल्स कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी, वेलकम टू टैक्स मैटर, आपका सवाल। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा एक बिजनेस है सेपरेट जी, तो मुझे अपना बिजनेस का सेपरेट करना चाहिए या हाउस होल्ड के साथ करना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपने बिजनेस किस तरह स्टैब्लिश किया है। अगर क्या आपकी एलएलसी है, क्या आपकी एस कॉर्पोरेशन है, क्या आपकी सी कॉर्पोरेशन है। अगर आपकी एलएलसी है, डीबीए है। जी, अगर आपकी एलएलसी है और सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आपको जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है और एलएलसी में सिंगल ओनर होता है तो वो पर्सनल टैक्स रिटर्न के साथ ही अपना टैक्स रिटर्न फाइल करता है। जी, अब हम नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपके टैक्स के सिलसिले में मुझे मालूमात ये करनी थी कि मैं आपके न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी और कनेक्टिकट में नहीं रहता, मैं ओक्लाहोमा में हूँ। तो मैं आपसे इसकी बात कर सकता हूँ, फाइल कर सकता हूँ या नहीं? क्योंकि मैं यहाँ करे थे 2-3 दफा, मुझे अजीब सा लगा कि मैंने जब नया घर लिया उसका साल भर में टैक्स दिया $6000, उसने उसका कोई क्रेडिट नहीं दिलवाया। और इत्तेफाक की बात है कि पहले अच्छी जॉब थी, अब जो है जरा इनकम भी कम है। तो उस सिलसिले में मैंने आपसे बात करनी थी। तो मैं एक तो ये पूछना था कि बच्चों का डिडक्शन देना है, देते हैं? जी बिल्कुल, आप मेरा नंबर, ऑफिस का नंबर इस टेलीफोन इस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और आप मुझे शो के बाद कॉल कर सकते हैं उस नंबर पर और मुझे अपनी सिचुएशन डिटेल से बता सकते हैं और मुझे आप अपने डॉक्यूमेंट्स फैक्स या ईमेल कर सकते हैं और मैं आपको पिछले साल की टैक्स रिटर्न देखकर भी बता सकता हूं कि आपको कहीं रिफंड कम तो नहीं आया, आपने टैक्स ज़्यादा तो नहीं अदा किया। और अगर इस साल भी आपने टैक्स रिटर्न बनवा लिया और अभी फाइल नहीं किया या फाइल भी कर दिया है तो आप मुझसे सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। जब तक मैं आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स ना देख लूँ, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं आपको बता सकूं कि आपके अकाउंटेंट ने आपकी टैक्स रिटर्न सही फाइल की थी या नहीं, टैक्स रिटर्न सही फाइल नहीं की थी। जी, तो और इस सिलसिले में मेरी बिल्कुल फ्री कंसल्टेशन है। आप पिछले 3 साल की टैक्स रिटर्न मुझे भेजिए, आप इस साल की टैक्स रिटर्न मुझे भेजिए अगर आपने बनवा लिया और फाइल कर दिया है तो फिर भी आप मुझे भेजिए, मैं उसको रिव्यू करूंगा और एब्सोल्युटली बिल्कुल कोई किसी किस्म के इसमें चार्जेस नहीं होंगे, बिल्कुल फ्री होगा और मैं आपको एडवाइस करूंगा। जी, हमारे पास एक और कॉलर लाइन पे है, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जनाब ह्यूस्टन से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम इकबाल है। मैं तकरीबन 30,000 इनकम है मेरी साल की जी, और 3 बच्चे मैं डिपेंडेंट शो करता हूँ, लेकिन मुझे 1000, 1500, 2000 से ज्यादा पैसे वापस नहीं आते। आपके बच्चों की उम्र कितनी है और उनके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है? कितनी एज है आपके बच्चों की? जी, आपकी 22, 20 एंड 14। और वो कॉलेज फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज जाते हैं फुल टाइम? जी, 2 कॉलेज जाते हैं, एक स्कूल। मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि आपको रिफंड इतना क्यों आया है। आप ये कर सकते हैं कि मुझे अपनी टैक्स रिटर्न भेजिए, मुझे ईमेल कीजिए, मुझे आप मेरे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, बल्कि ये जो टोल फ्री नंबर है ये भी इस प्रोग्राम के बाद मेरे सेल फोन पर फॉरवर्ड हो जाता है। इस प्रोग्राम के बाद आप मुझसे बात कीजिए और मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेजिए, मैं आपकी टैक्स रिटर्न देख के बता सकता हूँ कि आपको इतना कम रिफंड क्यों आया है। जी, हमारे पास कुछ ईमेल्स आई हैं और हम ज़रा ईमेल्स वो डिस्कस करना चाहेंगे। इमरान अहमद साहब हैं जो कैलिफोर्निया से, उन्होंने सवाल किया है कि मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 21 साल है, लेकिन वो सिटीज़न है, उसके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर भी है, लेकिन वो अमेरिका में नहीं रहती हैं और वो कराची में पढ़ती हैं और कराची में फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं। तो उनका क्वेश्चन ये है कि क्या मैं उनको टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकता हूँ और क्या उनका इनकम क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ। मैं इमरान अहमद साहब से कहना चाहूँगा, इमरान साहब, बहुत मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर आपकी बेटी आल्दो कि वो सिटीज़न है और आल्दो कि वो 23 साल से छोटी हैं, लेकिन चूंकि वो आपके साथ नहीं रहती और चूंकि वो कराची में रहती हैं, आप उनको जो है अपनी टैक्स रिटर्न में अर्नड इनकम क्रेडिट के पर्पज़ से आप क्लेम नहीं कर सकते और आपको उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हमारे पास एक दूसरी ईमेल आई है, ये मैमूना खान है एलोनाई से। मैमूना खान
میمونہ خان جو ہیں ایلونائی سے، اور یہ پوچھتی ہیں کہ میں آئرس کو بہت زیادہ میں نے ٹیکسوں کی ادائیگی کرنی ہے پچھلے کئی سالوں کی، میرے پاس کوئی انکم نہیں ہے اور کوئی ایسٹس بھی نہیں ہے، آپ یہ بتائیں کہ میں آئرس سے نیگوشیٹ کر سکتی ہوں اپنی جو بھی ٹیکسز میں نے ادا کرنے ہیں؟ جی آپ بالکل کر سکتی ہیں، اور اس کو ایک زبان میں آفر اینڈ کمپرومائز کہتے ہیں آئرس کی زبان میں۔ ہمیں آپ کا پورا کیس فائل کرنا پڑے گا، ہمیں آئرس کو بتانا پڑے گا کہ ہمارا ہارڈ شپ کا کیس ہے، اور ہمارے پاس اتنی سکت نہیں ہے، ہماری معاشی سکت نہیں ہے کہ ہم ٹیکس ریٹرن ہم آپ کو ٹیکس ادا کر سکیں۔ تو آپ مہربانی کیجئے اس ٹیکس کی رقم کو تھوڑا کم کر دیجئے، اگر 20% 10%، تو یہ سارا کچھ نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے آئرس کے ساتھ جو ہے نا۔ ہمارے پاس ایک اور ای میل ہے، تیسری ای میل جو آئی ہے وہ سارہ خان ہے بیسیکلی مشیگن سے، وہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں یہاں پر H4 ویزا پہ ہوں، اور ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں H4 ویزا ڈیپینڈنٹ ویزا ہوتا ہے، ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ H1 ویزا پہ ہیں، اور پوچھتی ہیں کہ کیا میں ITN کے لیے اپلائی کر سکتی ہوں؟ تو بہت سے لوگ مجھے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ITN نمبر کے لیے ہم ایلیجبل ہیں کہ نہیں ہے۔ جی آپ بالکل ITN کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں۔ آپ کی اس سال جب ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے تو اس کے ساتھ W7 ایک اپلیکیشن فائل کرنی پڑے گی، اور آپ کو اپنا اوریجنل پاسپورٹ بھیجنا پڑے گا، آپ کو اوریجنل پاسپورٹ بھیجنا پڑے گا جو ہے نا۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا جو ہے وہ ای میل کا جو ہے نا سلسلہ۔ تو ہم ابھی بات کر رہے تھے ہم بات کر رہے تھے خواتین، مجھے بتایا گیا ہے خواتین حضرات کہ ہمارے شو کا پروگرام، ہمارے شو کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آن لائن ٹیکس ریٹرن فائل مت کیجئے۔ ریسنٹلی ٹربو ٹیکس نے اپنی اسٹیٹ ٹیکس ریٹرن فائلنگ بند کر دی ہے، کیونکہ بہت سی اسٹیٹس نے یہ کمپلینٹ کی کہ اس میں فراڈ ہو رہا تھا۔ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آپ مجھے شو کے بعد کبھی بھی کال کر سکتے ہیں ٹول فری نمبر پر یا میرے نمبر پر، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں ایک ای میل آئی ڈی آپ کی شو پہ ڈسپلے ہو رہی ہے، آپ اس ای میل پہ مجھے ای میل پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شو آپ یوٹیوب اور ڈیلی موشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ پچھلے 3 سال کی ٹیکس ریٹرن مجھے بھیجیے، اور اس سال کی بھی ٹیکس ریٹرن دیکھیں، اور مجھ سے آپ سیکنڈ اوپینین لے سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات یہ تھا آج کا شو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امان میں رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈنسڈے کو پھر ملاقات ہوگی۔ شب بخیر۔